नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसा नाम जो पूरे विश्व और भारतीय इतिहास का एक सबसे बड़ा नाम है। और सबसे पहले इस नाम के पीछे की कहानी को जानते हैं। कैसे बना एक चाय वाले से पूरे वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लीडर्स। भाटनगर गुजरात का एक छोटा सा गांव, और इसी गांव में 17 सितंबर 1950 के दिन पैदा हुआ एक ऐसा लड़का जिसे आज पूरे दुनिया नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। इसके पीछे जो अवदान माना जाता है, उनकी माता हीराबेन मोदी और उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी। बहुत लोग जानते हैं कि वो चाय बेचते थे, इसलिए उनकी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए बता दे कि 1978 में उन्होंने अपने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के डिग्री को खत्म किए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इसके बाद भी साल 1983 में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के मास्टर डिग्री हासिल किए थे गुजरात यूनिवर्सिटी से, वो भी फर्स्ट क्लास डिग्री के साथ। बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि इतने क्वालिफिकेशन होने के बाद भी वो चाय क्यों बेचते थे। वो कहते थे कि उनके पिता भाटनगर स्टेशन पे एक छोटे से स्टॉल पे चाय बेचा करते थे और वो वहीं पर अपने पिता के मदद भी किया करते थे। इसी बीच वो ट्रेन की बोगियों में जाकर चाय बेचा करते और इसके बाद वो स्कूल भी जाया करते थे। इसके अलावा उनका स्पोर्ट्स में भी बहुत मन था और वो स्पोर्ट्स में अपने देश को रिप्रेजेंट भी करना चाहते थे। लेकिन वो अपने परिवार के हालात को देखते हुए ज्यादातर टाइम अपने बाबा के साथ स्टॉल पे ही दिया करते थे और अपने देश के लिए कुछ करने का इच्छा उनके अंदर बचपन से ही था। इसीलिए वो अपने स्कूल में एनसीसी में भर्ती हो गए और धीरे धीरे उनके अंदर आर्मी में भर्ती होने का भी जज्बा आया। लेकिन आर्थिक कमी के कारण वो आर्मी स्कूल नहीं जा पाए। इसके बाद भी उनके अंदर से देशभक्ति का जज्बा थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। फिर अपने बाबा के साथ ज्यादातर टाइम स्टॉल पे ही देने लगे और इसी बीच अपने पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दिया करते थे। उनके टीचर का कहना है कि वो पढ़ाई लिखाई में तो अच्छे थे, लेकिन इसके अलावा भी वो नाटक और भाषण में हिस्सा लिया करते थे और अच्छे परफॉर्मेंस भी दिया करते थे। ये सब जब हो रहा था तब उनका एज था 13 वर्ष और इसी बीच उनका शादी ठीक हो जाती है यशोदाबेन चमनलाल के साथ, और जिसके 4 साल बाद 17 साल की उम्र में दोनों की शादी हो जाती है। इन 4 सालों में उनके अंदर बहुत सारे बदलाव भी आने लगे, जिसका सबसे बड़ा कारण था 1965 में हुआ इंडो चाइना वॉर। ये वॉर जब हो रहा था तब वो ट्रेन में सफर करने वाले आर्मियों को चाय और नाश्ता दिया करते थे और उनका बहुत सेवा भी किया करते थे। जिसके कुछ दिन बाद उनको मालूम पड़ता है कि चाइना से इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इस बात को सुनते हुए उनके अंदर बहुत दुख पहुंचता है और उसी दिन के बाद से वो भारत को और भी शक्तिशाली देश के रूप में देखना चाहते थे। और इसके बाद से ही नरेंद्र मोदी अपने बीवी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एक शादीशुदा व्यक्ति के मुकाबले एक अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा जोर दे के लड़ सकता है, और इसीलिए वो जिसके कुछ दिन बाद अपने घर परिवार को त्याग देते हैं। जिसके बाद साल 1971 में वो आरएसएस में भर्ती हो गए। बचपन से ही अपने स्कूल में भाषण देने के अभ्यास के कारण वो धीरे धीरे आरएसएस के प्रचारक बन गए और ज्यादातर टाइम वो आरएसएस में ही दिया करते। प्रचारक होने के कारण वो गुजरात के हर छोटे बड़े गांव में जाने लगे और लोगों को समस्याओं को करीब से समझने लगे। जो लोग आरएसएस के बारे में नहीं जानते, बता दे, आरएसएस का फुल फॉर्म द राष्ट्रीय समाज सेवक संघ है, जो शुरू किया गया था 27 सितंबर 1925 नागपुर से। इनका काम क्या है? हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति को बचा के रखना और हिंदू धर्म को और भी आगे ले जाना। नरेंद्र मोदी बचपन से ही हिंदू रीति रिवाज से पले बड़े हैं और वो इसे बहुत मानते भी है, जो आप लोग आज भी उनके अंदर देख पाओगे। नरेंद्र मोदी जी अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहते थे और अपने जीवन का सही रास्ता भी खोजना चाहते थे। उनका मानना था कि अपने परिवार में उलझकर वो ये सब काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए शादी के बाद भी अपने परिवार से दूर रहे, अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने के लिए। जिसके बाद आरएसएस में उनका योगदान और भी बढ़ने लगा। उनके इसी योगदान और हार्डवर्क के बीच साल 1975 में उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया पूरे देश में, और आरएसएस जैसे संस्थाओं पर भी बैन लगा दिया गया। उस वक्त भी मोदी जी अपने काम को बखूबी निभाते थे। उनके इस हार्डवर्क को देखते हुए आरएसएस ने उन्हें रीजनल ऑर्गेनाइजर का पोस्ट भी दिया गया। इसी बीच वो गुजरात के सभी जगह जाया करते और सभी का हाल भी जाना करते। ये सब देखते हुए उन्होंने एक किताब भी लिखा है जिसका नाम है संघर्ष माँ गुजरात, जिस किताब में उन्होंने गुजरात के राजनीति पर अपने बयानों को लिखा है। अगर आप में से कोई इस किताब को पढ़ना चाहता है तो कमेंट करें, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। उनके इसी देशभक्ति को देखते हुए आरएसएस ने उन्हें बीजेपी में भर्ती कर दिया और बीजेपी में वो धीरे धीरे अपने काम को बखूबी निभाते गए और आगे चल के उन्होंने साल 1990 में आडवाणी की अयोध्या यात्रा की शुरुआत किया और इससे बहुत जनगण प्रभावित भी हुए।
नरेंद्र मोदी जी के ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण कामों की बदौलत धीरे धीरे बीजेपी में उनका महत्व और भी बढ़ने लगा और साल 1990 में उन्हें बीजेपी के नेशनल इलेक्शन कमेटी में इलेक्ट भी किया गया और ऐसे ही वो बीजेपी के लिए मेहनत का रंग भी ले आए। 1995 में गुजरात असेंबली इलेक्शन में विरोधी कांग्रेस पार्टी को भारी मात्रा के व्यवधान से हरा दिया जाता है और केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जाता है और नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली बुला लिया जाता है। उनके इस शानदार कामयाबी को देखते हुए बीजेपी को और भी आगे ले जाने के लिए उन्हें दिल्ली के केंद्रीय मंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है और यहाँ भी वो अपने काम को बखूबी निभा रहे थे। लेकिन साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत खराब होने के कारण गुजरात में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन होने लगता है और वो बहुत सीट्स गंवाने भी लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी को गुजरात बुला लिया जाता है और अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। 7 अक्टूबर 2001 से वो अपने कार्यकाल को शुरू करते हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री पद पे वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से भी निभाते हैं और गुजरात को एक नई दिशा की ओर ले जाने लगे। सभी गाँव तक बिजली पहुंचाया गया और पानी के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया गया। उस टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम निर्माण किया गया गुजरात में और ऐसे ही गुजरात को भारत का सबसे बेहतर स्टेट बना दिया। यही शानदार उन्नति के साथ साथ गुजरात में एक अनफॉर्चुनेट इवेंट भी हो जाती है। ये कहानी है गोधरा राइट्स की और इस कहानी से नरेंद्र मोदी जी का नाम भी जोड़ा गया और इसी नाम के साथ उनके पॉलिटिकल लाइफ का एक सबसे बड़ा मोड़ आया। गोधरा राइट्स जो कि 27 फरवरी 2001 के दिन गुजरात के गोधरा गांव में साबरमती ट्रेन में आग लगने के कारण 59 लोगों की मौत हो जाती है। ऑपोजिशन पार्टी ने इसे लेकर नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत सवाल भी उठाए, जिसके बाद गुजरात के चारों तरफ दंगे शुरू होने लगे और ये सब चलते हुए लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग मारा गए थे। इस मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में अपील किया जाता है और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया जाता है और सभी इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए दिसंबर 2010 में इसके ऊपर फैसला लिया गया और इसमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस मामले से कोई भी सबूत नहीं पाया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री होने से 2001 से 2014 तक उन्होंने गुजरात को बाकी राज्यों के मुकाबले 10% का इम्प्रूवमेंट दिया और गुजरात में सभी इलीगल काम करने वालों को जेल भी भेजा गया और भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट को देखते हुए गुजरात के लोग नरेंद्र मोदी जी को लगातार 4 बार का मुख्यमंत्री बनाता है। उनके इस सफलताओं को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में रिप्रेजेंट किया और वो वाराणसी से अपने सबसे पहले लोकसभा के जर्नी को शुरू किया और यहाँ भी भारी बहुमत से विरोधी पार्टी को बीट करके वो भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर बने। ये कहानी बहुत लोगों को प्रभावित करती है। एक चाय के दुकान से एक देश का प्राइम मिनिस्टर का सफर आसान नहीं था। अगर मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर कोई भी काम मुश्किल लगे तो अपने माता और पिता का नाम ले लेना, इससे वो काम और भी आसान लगेगा क्योंकि अपने माता और पिता का आशीर्वाद अपने बच्चों के ऊपर हर वक्त रहता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें और ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।